Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 9 ray optics and optical instrumentation. So इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट और इसके साथ ही हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की भी। ठीक है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से वास्ता रखता है। अगर मैं बात करूँ कि आपसे पूछूँ कि बताइए जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है, या फिर सनसेट या सनराइज़ के वक्त हमें सन रेडिश क्यों नज़र आता है, और सबसे ख़ास बात कि क्लाउड्स हमें क्यों वाइट नज़र आते हैं। तो मतलब ये अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें अलग अलग कलर के नज़र क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंजॉय करेंगे और यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को और हम शुरुआत करते हैं एक पिक्चर से। आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर एक प्रिज्म, ठीक है, ग्लास प्रिज्म है और आप देख पा रहे हैं कि ग्लास प्रिज्म के एक साइड पर, ठीक है, एक साइड पर वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, जो सरफेस जिस सरफेस पर वाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और हमने पढ़ा है कि भाई इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पर रिफ्रैक्शन परफॉर्म होगा क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। और ऑब्वियसली जब रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली रिफ्रैक्शन दो बार होगा यहाँ पर दो सरफेसेस पर, और दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे फाइनली इमर्ज होगी उस प्रिज्म से, सो इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट रे जो होगी उन दोनों रे के पाथ में डेविएशन होगा, उन दोनों रे के पाथ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इस कितना चेंजेस होगा इनके पाथ में उसे हमने एंगल ऑफ डेविएशन से कैलकुलेट किया था या हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के एक सरफेस पर वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है और फाइनली दूसरे सरफेस पर आपको 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 7 डिफरेंट कलर की जो लाइट है वो शुरुआत हो रही है उनकी सबसे ऊपर रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये 7 कलर्स हमें प्रिज्म के सेकंड सरफेस पर नज़र आने लगते हैं जब कोई वाइट लाइट इंसिडेंट होता है उसके एक पर्टिकुलर सरफेस पर। सो अब बात यह है कि ये 7 कलर्स हमें क्यों नज़र आए। हमने तो वाइट लाइट इंसिडेंट किया था, सो व्हाट्स द बेसिक रीज़न कि हमें 7 डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं प्रिज्म के दूसरे सरफेस पर। सो इस क्वेश्चन का आंसर देता है डिस्पर्शन। जो फिनोमिना है ये कहलाता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कहता है इफ़ द बीम ऑफ द वाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द वन फेज ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अगर कोई वाइट लाइट की एक पर्टिकुलर बीम है और वो प्रिज्म की एक सरफेस पर फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, सो द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर फेज ऑफ द प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स। ठीक है, सो प्रिज्म के दूसरे सरफेस से जो इमर्ज होने वाला लाइट है वो 7 कलर्स अपने में कंस्टिट्यूट करके रखता है। और वो 7 कलर्स हैं ऑब्वियसली जैसा अभी हमने कहा। इसको नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो ये होंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इन 7 कलर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये कलर्स हमेशा इसी सीक्वेंस में होंगे। अब इस सीक्वेंस को अगर हमें याद करना है कि भाई सीक्वेंस क्या होगी तो हमें कलर का हर कलर का जो नेम है उसके इनिशियल लेटर को यहाँ से हम बाहर करें। जैसे वायलेट के लिए हमने वी लिया, ऑरेंज इंडिगो के लिए हमने आई लिया, ब्लू के लिए हमने बी लिया, ग्रीन के लिए जी, येलो के लिए वाई, ऑरेंज के लिए ओ एंड रेड के लिए आर। हर कलर का इनिशियल लेटर हमने कंसिडर किया और इन सारे लेटर्स को आपस में मिला दिया, तो जो बनने वाला वर्ड होगा वो होगा विबज्योर। मतलब यहाँ पर एक वर्ड मिला हमें विबज्योर, और ये विबज्योर क्या कर रहा है, 7 डिफरेंट कलर्स को डिफाइन कर रहा है, 7 डिफरेंट कलर्स की सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है जो हमें प्रिज्म के दूसरे सरफेस पर मिली जब प्रिज्म के पहले सरफेस पर वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि आपको एक प्रिज्म से 7 डिफरेंट कलर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा वाइट लाइट है वो एक्चुअल में स्प्लिट हो गया 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर्स में वो टूट गया। सो दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये प्रोसेस ही कहलाती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किसी वाइट लाइट का उसके 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाना, कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो जाना ही कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
और फर्दर ये पूरा जो कंबाइनली अगर हम इसे बैंड की बात करें, इस पर्टिकुलर रेड से लेकर वायलेट तक जो हमें नज़र आ रहा है, इस पर्टिकुलर कंप्लीट रेंज ऑफ लाइट की या कंप्लीट रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। सो फर्दर द बैंड ऑफ 7 कलर्स प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। अब बात यह है कि डिस्पर्शन हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि जो वाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गया। तो इसका आंसर दिया था मिस्टर कॉची ने। कॉची इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और मिस्टर कॉची ने अपनी रिसर्च के बाद एक एक्सप्रेशन दिया। उस एक्सप्रेशन से ये प्रूफ हो पाया, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये प्रूफ हो पाया कि हाँ, जो वाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो सकता है। सो द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ। कॉची ने कहा, डिस्पर्शन का जो रीज़न था, उन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ। जो अलग अलग कलर्स के लाइट होते हैं वो अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ की वजह से होते हैं। और द वेवलेंथ ऑफ द वाइट लाइट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रेड लाइट है, जो रेड कलर का लाइट है, उसकी वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी और वायलेट कलर के लाइट की वेवलेंथ हमेशा कम कम होगी। मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम देखें तो सबसे कम वेवलेंथ होगी वायलेट कलर के लाइट की और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेड कलर के लाइट की। मतलब अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो हम यहाँ पर लैम्डा के वैल्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सबसे नीचे वायलेट कलर है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसके ऊपर इंडिगो कलर, उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा है, ब्लू कलर की वेवलेंथ इंडिगो से ज़्यादा होगी, ग्रीन कलर की वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होगी, येलो की वेवलेंथ ग्रीन से ज़्यादा होगी और ऑरेंज की येलो से ज़्यादा होगी और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पर होगी। सो द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट लाइट इज स्मॉलर देन द रेड लाइट। ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर लाइट जो होगी वो रेड कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा कम होगी, सॉरी वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो रेड कलर की वेवलेंथ से कम होगी यहाँ पर। सो कॉची ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये एक्सप्रेशन दिया गया म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा टू दी पावर 4। और इस एक्सप्रेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली जो म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है हमें कि अलग अलग कलर की वेवलेंथ के लिए एक ही पर्टिकुलर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। अगर अलग अलग कलर का लाइट पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर मटेरियल से तो अलग अलग कलर के लाइट के लिए, क्योंकि उनकी अलग अलग वेवलेंथ है, इसलिए उनके लिए ऑफर होने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बी और सी आर द कांस्टेंट फॉर द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के लिए क्या है, कांस्टेंट है। और सिंस द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज स्मॉलर देन द रेड लाइट, और हमें दिख रहा है क्लियरली कि भाई वेवलेंथ ऑफ द वायलेट लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द वायलेट लाइट, ठीक है, इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट। हम इस तरह से लिख सकते हैं उसे। ठीक है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। सो फ्रॉम दिस फार्मूला हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि म्यू जो है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनली किसके, लैम्डा के, और हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि जो वायलेट लाइट की वेवलेंथ है, वायलेट लाइट की वेवलेंथ जो है लैम्डा, ठीक है, ऑफ वी इज़ ऑब्वियसली लेस देन द लैम्डा ऑफ आर। मतलब वायलेट लाइट के लिए जो म्यू होगा, वायलेट लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम है इसलिए यहाँ पर इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर रेड लाइट की बात करूँ तो रेड लाइट के लिए वेवलेंथ क्योंकि ज़्यादा है इसलिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम होगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली refractive index for the violet light that is mu v will be greater than the refractive index for the red light that is mu r। अब इसके साथ ही लास्ट लेक्चर में हमने एक फार्मूला डेराइव किया था प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का, आप देख सकते हैं दैट इज डेल इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस वन। अगर कोई पर्टिकुलर प्रिज्म है तो उस प्रिज्म में जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो उसके पाथ में फाइनली डेविएशन होगा, मतलब इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे में कुछ ना कुछ एंगल होगा। वो ऑब्वियसली जो एंगल होगा उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, और वो डेविएशन एंगल डेल डिफाइन होता है डेल इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस वन से।
सो यहाँ पर डेल हो गया ए इंटू म्यू माइनस वन। फाइनली यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल वो डिपेंड करता है म्यू पर, ठीक है। मतलब क्लियरली अभी हमने यहाँ पर देखा कि वायलेट कलर के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी और रेड कलर के लिए म्यू की वैल्यू कम होगी। तो ऑब्वियसली वायलेट कलर के लिए डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू रेड कलर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई लाइट रे पास होगी किसी पर्टिकुलर कलर की किसी प्रिज्म से, तो वहाँ पर अगर वायलेट कलर की बात करूँ तो वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा होगा और रेड कलर का डेविएशन कम होगा। तो देखिए यही बेसिकली रीज़न है प्रिज्म से 7 कलर डिफरेंट दिखने का। द अदर कलर्स विल डेविएट थ्रू द एंगल्स हैविंग द वैल्यूज बिटवीन द डी आर एंड डी वी, डेल आर एंड डी वी, डेल वी बड़ा। सो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि भाई वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और अभी हमने देखा यहाँ पर कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर। और यहाँ पर ये हमें शो कर रहा था कि डेविएशन वायलेट कलर के लिए हमेशा ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू डेविएशन ऑफ रेड कलर। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई वाइट लाइट अंदर एंटर होता है किसी प्रिज्म के या प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है, तो क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स कंस्टिट्यूएट होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स होते हैं, ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है वाइट लाइट। तो यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें से रेड कलर का डेविएशन कम होगा, इसलिए रेड कलर हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। उससे कम डेविएशन होगा ऑरेंज कलर का, इसलिए ऑरेंज कलर उसके नीचे नज़र आ रहा है। उससे कम डेविएशन होगा येलो कलर का, इसलिए येलो कलर उससे नीचे हमें नज़र आ रहा है, एंड सो ऑन। अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा होगा, इसलिए वायलेट कलर हमें सबसे ज़्यादा डेविएट होकर नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। तो यही बेसिकली रीज़न है कि जब भी कोई वाइट लाइट इंसिडेंट होता है किसी प्रिज्म पर, तो उसके सेकंड सरफेस पर हमें इमर्जेंट रे के फॉर्म में 7 डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, और वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं क्योंकि उसमें से हर कलर का डेविएशन अलग अलग एंगल से होता है। सो white light crossing the different, so we can say that the white light consisting of the different colors will emerge from the glass prism in the different direction due to the different wavelength, which is termed as a dispersion. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना था डिस्पर्शन का, हमने देखा और काफ़ी इजीली समझा। अब इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बाद हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइट का, और जैसा हमने इस लेक्चर की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस लेक्चर के बाद आप ये जान जाएंगे कि अक्सर स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, या फिर सनराइज़ या सनसेट के वक्त सन रेड क्यों नज़र आता है, या क्लाउड्स वाइट क्यों नज़र आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मिलेगा। ये कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या मैं ये कहूँ कि the phenomena of the scattering of light helps to explain the blue color of the sky, reddish color of the sun at the time of sunrise and sunset, and generally the white color of the cloud, ठीक। सो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा कि अगर हम किसी एनवायरनमेंट की बात करें, किसी एटमॉस्फेयर की बात करें, ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गैशियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, वहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट में। हाँ, ये हो सकता है कि बिल्कुल अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग डेंसिटीज़ हो इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स की, बट ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करने वाली जो लाइट रे है उस पर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, ये कहीं ना कहीं उसके पाथ पर अफेक्ट करते हैं, मतलब उस लाइट रे के ट्रैवलिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर लाइट रे की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट देखा कि 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट होंगे यहाँ पर, और 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट हैं, अगर हम उसे ऐसा कहें, अगर मैं लाइट को ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक जो साइज़ होता है, इसी तरह से लाइट रे का भी जो साइज़ होगा वो उसकी वेवलेंथ से डिफाइन हो रहा है। सपोज़ कि लाइट रे का जो साइज़ है वो उसकी वेवलेंथ से डिफाइन हो रहा है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली जब अलग अलग कलर्स की लाइट रे ट्रैवल करेगी इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ की लाइट रे ट्रैवल कर रही है इन्वायरमेंट में, हम ऐसा कह सकते हैं।
और अगर वाइट लाइट ट्रेवल कर रहा है एनवायरनमेंट में तो सीधी सी बात है कि उस वाइट लाइट में 7 कलर्स कंसिस्ट हैं और 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं उस वाइट लाइट के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। सो जब ये लाइट रे ट्रेवल करती है एनवायरनमेंट में तो ऑब्वियसली जो जितने दूसरे पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, वाटर ड्रॉपलेट्स हों या डिफरेंट गैसियस पार्टिकल्स हों, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं और इनसे ट्रैवल करते वक्त वो लाइट रे टकराती है या फिर इनसे कोलाइड होती है। सो व्हाट अबाउट द कोलिजन, उस कोलिजन के बाद क्या होगा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट आफ्टर द कोलिजन। सो देखिए कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द लार्ज साइज, when the light falls on the particle of the large size such as dust, water droplets, etc., it does not get scattered. So जब भी कोई लाइट फॉल होता है, ठीक है, लाइट रे फॉल होती है किसी ऐसे पार्टिकल पर जिसका साइज उस पर्टिकुलर लाइट रे के साइज से बड़ा हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइट रे की वेवलेंथ से बड़ा हो अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज़, किसी पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल का साइज, वाटर ड्रॉपलेट का साइज़, तो वो पार्टिकल्स उस लाइट के को स्कैटर नहीं करता, उस लाइट को स्कैटर नहीं करता मतलब उसके पाथ में चेंजेस नहीं करता, उसे डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करता, ठीक है। सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द लार्जर साइज सच एज डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड, वो लाइट स्कैटर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई लाइट रे अपने से बहुत बड़े साइज़ के पार्टिकल से टकरा रहा है तो नॉर्मली लाइट जो होता है वो स्कैटर नहीं होता। हाउएवर व्हेन द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, it gets scattered from the air molecule. Thus scattering of the light takes place when the size of scattering object is very small as compared to the wavelength of light. सो जब भी कोई लाइट रे किसी ऐसे पार्टिकल से टकराती है जिसका साइज उस लाइट रे के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, ठीक है, लाइट रे के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो तो लाइट रे यहाँ पर स्कैटर होगी। सो कितना स्कैटर होगी और स्कैटरिंग के बाद उस लाइट रे की इंटेंसिटी में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो लॉर्ड रेले स्टडीड द स्कैटरिंग, ठीक है, जो रेले थे उस रेले ने इस स्कैटरिंग को स्टडी किया और इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया। सो रेले का ये कहना था, ही ऑब्जर्व दैट कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग सफर्ड बाय द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट, ठीक है, कि कितना स्कैटर होगा और कितना स्कैटर नहीं होगा, ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करेगा लाइट की वेवलेंथ पर, ठीक है, लाइट कितना स्कैटर होगा और कितना स्कैटर नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उस लाइट की वेवलेंथ पर। सो ही फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द स्कैटर्ड लाइट, ठीक है, डिपेंड्स ग्रेटली ऑन इट्स वेवलेंथ एंड अल्टीमेटली ही फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग लॉ, ठीक है। सो उन्होंने मिस्टर रेले ने ये कहा कि जब लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी पार्टिकल पर और अगर उस लाइट रे का साइज़ पार्टिकल के साइज़ से बहुत छोटा है तो लाइट रे में स्कैटरिंग होगी और इसकी जो स्कैटरिंग होने के बाद जो फाइनली स्कैटर्ड वेव होगी, स्कैटरिंग होने के बाद जो स्कैटर्ड लाइट रे होगी वो स्कैटर्ड लाइट रे की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पर। और इसके लिए उन्होंने स्पेशली एक लॉ दिया, उन्होंने कहा अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो होगा कि कितनी स्कैटरिंग होगी उस लाइट की वो डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पर। So amount of scattering is inversely proportional to the 1 by lambda raised to the power 4. So हम कह सकते हैं intensity of the light corresponding to the wavelength in the scattered light, ठीक है, intensity of the light corresponding to the wavelength in the scattered light varies inversely as a fourth power of wavelength, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होगी या स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि देखिए अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर लाइट रे जब ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते हुए सपोज वो किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराई तो उसने अपने पाथ को चेंज किया। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि पूरा लाइट जो है वो पाथ में चेंज होगा, उसका कुछ पार्ट स्ट्रेट भी निकल सकता है, कुछ पार्ट जो है वो चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है इसे हम कह रहे हैं स्कैटर्ड लाइट, ये क्या है, ये है स्कैटर्ड लाइट। सो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी इसे ही हम कहेंगे एक्चुअल में अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड हुआ है अलग डायरेक्शन में। और ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा इस लाइट रे की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करके।
सो इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ in the scattered light varies inversely to the fourth power of its wavelength. ठीक है, सो लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. सो ये फार्मूला amount of scattering is inversely proportional to the lambda to the power 4 is called the Rayleigh's law of scattering. इसे कहा गया रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग. So many optical phenomena can be explained on the basis of the रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग पर या रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर से डिफाइन किए जा सकते हैं. उनमें से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द ब्लू कलर ऑफ स्काई. जैसा मैंने कहा था कि स्काई ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है. तो देखिए, नॉर्मली स्काई हमें ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि जब भी पर्टिकुलर सनलाइट ट्रैवल करता है एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली उस सनलाइट में डिफरेंट डिफरेंट कलर कंस्टिट्यूएड हैं. ठीक है, वो 7 कलर्स में से जो वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. तो वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा. और ऑब्वियसली वायलेट लाइट की वेवलेंथ जो है वो छोटी होने की वजह से, ठीक है, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल से जब वो टकराती है तो उस लाइट रे का वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होती. ठीक है, मतलब जो हमारा वायलेट लाइट है, सो व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर द डिफरेंट वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड फ्रॉम देयर पाथ थ्रू द डिफरेंट अमाउंट्स ओबेइंग द रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग. ठीक है, सो अलग अलग कलर के लाइट जब ट्रैवल करेंगे इन्वायरमेंट में तो वहाँ पर अलग अलग कलर के लाइट जो होंगे वो उनकी, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ रेले लॉ वो अलग अलग तरह से स्कैटर भी होंगे. ठीक है, उनका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड करेगा उनके कलर पर, उनकी वेवलेंथ पर. सिंस द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर. ठीक है, मतलब अगर हम देखें कि ब्लू कलर के लाइट जो होगा, नॉर्मली ब्लू कलर का जो लाइट होता है वो इस स्पेक्ट्रम में लगभग बीच में लाई करता है. आप देख सकते हैं इस स्पेक्ट्रम में ब्लू कलर का जो लाइट है वो लगभग बीच में, नीचे से 3rd नंबर पर या ऊपर से 5th नंबर पर हमें नज़र आ रहा है. तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये बीच में नज़र आ रहा है और इसकी वेवलेंथ जो है वो रेड कलर से क्या है, कम है. ठीक है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं बड़े सिंपली कि बेसिकली वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर जो है वो वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर से कम है. ठीक है, और लगभग कितनी, हाफ है. मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर की जस्ट क्या है, हाफ है. ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो फार्मूला था हमारा अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग वो डिपेंड करता है 1/10 लैम्डा टू दी पावर 4 पर. सो यहाँ पर अगर हम ब्लू कलर की, रेड कलर की बात करें, ठीक है, सो ब्लू कलर के लिए जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होगा लैम्डा बी. ठीक है, बड़ा सिंपल सा. ऑब्वियसली ब्लू कलर जो है उसकी वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, विथ रिस्पेक्ट टू रेड कलर किस तरह कैसी, लगभग जस्ट हाफ. लैम्डा आर के रिस्पेक्ट में कैसी है, जस्ट हाफ. सो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इट विल बिकम एक्चुअल में, या बिल्कुल फार्मूले के टर्म्स में मैं लिखूँ तो लैम्डा बी टू दी पावर 4 होगा अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इसके लिए. और यहाँ पर लैम्डा बी की जो वैल्यू है वो है लैम्डा आर बाय 2. ठीक है, इसकी पावर 4. और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग हो जाएगी 2 रेज़ टू दी पावर 16 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू दी पावर लैम्डा आर. ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जितना रेड कलर के लिए होगा उसका लगभग 2 रेज़ टू दी पावर 16 टाइम्स होगा ब्लू कलर के लिए. ठीक, यहाँ पर क्लियरली हम इसे समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग विल बी 2 रेज़ टू दी पावर 16 टाइम्स मोर, 16 टाइम्स मोर. 2 रेज़ टू दी पावर 4 मतलब 16 टाइम्स मोर विल बी एज पर द amount of scattering for the red color. So Rayleigh, since the wavelength of the blue color is approximately half of the wavelength of red color, so scattering of blue light is about 2 raised to the power 4 times, 16 times more than the red light. Due to this the blue color predominates in the sky appears blue. ठीक है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए जो ब्लू कलर का लाइट होगा वो चारों तरफ हमें फैला हुआ नज़र आएगा. क्योंकि स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा हो रही है इसलिए चारों तरफ वो फैला हुआ ज़्यादा नज़र आएगा इन कंपैरिजन टू द रेड कलर. और इसीलिए हमें नॉर्मली जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का नज़र आता है. अगर हम बात करें एट द सनराइज और सनसेट द सन लुक्स ऑलमोस्ट रेडिश. ठीक है, सो
The reason is that at the time of the sunset or sunrise, the light from the sun has to traverse the larger thickness of the atmosphere than what it covers when the sun is overhead. ठीक है, नॉर्मली सनराइज और सनसेट के वक्त जो लाइट रे होती है सन से निकलने वाली वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, वो या फिर एक थिक इन्वायरमेंट को वो क्रॉस करती है, ठीक है, जबकि नॉर्मली अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा सपोज इन्वायरमेंट है और यहाँ पर ये सन है, ठीक है, तो नॉर्मली सनराइज या सनसेट के वक्त जो सन की पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और अगर सपोज हम यहाँ पर हैं तो इस लाइट रे को यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा थिक इन्वायरमेंट की थिकनेस को कवर करना पड़ता है, ज़्यादा थिकनेस का एनवायरनमेंट यहाँ पर कवर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ जो एनवायरनमेंट की थिकनेस है वो कम ज़्यादा होती है, ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे थिकनेस या डेंसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो कम होती जाती है। तो इसलिए सनराइज या सनसेट के वक्त जो होता है वो जो लाइट रे है, जो सन से निकलने वाली लाइट रे है, उससे ज़्यादा थिकनेस ऑफ एनवायरनमेंट ट्रैवर्स करनी पड़ती है। जबकि अगर वो इस पोजीशन पर होता है दोपहर में जब बिल्कुल ओवर हेडेड होता है, तब उसे जो थिकनेस कवर करनी पड़ेगी लाइट रे को वो कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। सो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वायरमेंट की थिकनेस ज़्यादा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब ज़्यादा डेविएशन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये होता है कि जब लाइट रे वाइट, ऑब्वियसली सन से निकलने वाला जो लाइट होगा वो कैसा होगा, वाइट लाइट होगा, और वाइट लाइट जब ट्रैवल करेगा तो उसमें से जो वायलेट लाइट होगा वो वायलेट लाइट जो होगा वो डेविएट होकर निकल जाएगा कहीं और, क्योंकि उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा। और रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ क्योंकि सबसे ज़्यादा है इसलिए उसमें डेविएशन कम होगा, उसमें स्कैटरिंग कम होगी, इसलिए वो बिल्कुल सीधा सीधा चलता जाएगा अपने पाथ पर। और यही एक रीज़न है कि सनराइज़ और सनसेट के वक्त रेड कलर का जो लाइट कंपोनेंट है वो हमारे तक ज़्यादा पहुंचता है इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स, और इसलिए हमें सनराइज़ और सनसेट के वक्त सन रेड कलर का नज़र आता है। सो द रीज़न इज़ दैट एट द टाइम ऑफ द सनसेट और सनराइज, ठीक है, व्हेन द सन इज नियर द होरिजन द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवर्स लार्जर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर देन व्हाट इट कवर्स when the sun is overheaded. Due to this, more of the blue light is scattered away and the sun appears reddish, ठीक है, तो जितना ब्लू कलर ऑफ लाइट होगा वो दूर हो जाएगा और रेड कलर का लाइट हम तक ज़्यादा पहुंचेगा, इसलिए हमें सन रेडिश नज़र आता है। इसके बाद हम बात करें अगर कि रेड लाइट इज़ यूज इन द डेंजर सिग्नल्स, जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनमें नॉर्मली रेड कलर ही यूज़ क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर भी यही है कि सो दैट द डेंजर सिग्नल्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली अप टू द लार्जर डिस्टेंस। जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो डेंजर सिग्नल्स हमेशा हमें दूर से भी नज़र आने चाहिए, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होने चाहिए। सो द लाइट यूज इन द डेंजर सिग्नल्स शुड नॉट गेट स्कैटर्ड मच। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो डेंजर सिग्नल्स हैं उससे निकलने वाला जो लाइट है उससे ज़्यादा स्कैटर नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कम स्कैटर नहीं होना चाहिए, मतलब कम स्कैटर होने वाला जो लाइट कंपोनेंट है वो कौन है, रेड कलर का, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। सो इसीलिए नॉर्मली डेंजर सिग्नल्स में रेड कलर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। स्कैटरिंग कम होने की वजह से ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होता जल्दी, और ऑब्वियसली डेविएट नहीं होगा तो डेंजर सिग्नल्स इजीली काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक हमें इजीली दिखाई देता है। यही एक वजह है कि डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो नॉर्मली रेड कलर के होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि द क्लाउड्स आर जनरली वाइट, ऐसा क्यों। So it is because the reason that the larger particles like the dust, water droplets present in the atmosphere do not scatter the light according to the Rayleigh's law of scattering. Dust particles and water droplets scatter light of the all colors almost equally and hence clouds are the white in color. नॉर्मली सनलाइट जब आता है और क्लाउड्स से टकराता है तो क्लाउड्स में बेसिकली नॉर्मली डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स वो नॉर्मली थोड़े बड़े साइज़ की होती है। बड़े साइज़ की होने की वजह से ये लाइट्स को स्कैटर नहीं करती, लाइट को स्कैटर नहीं करती, जिसकी वजह से सभी कलर्स के कंपोनेंट्स जो है वो हम तक इजीली पहुंचते हैं, और हम इस जो क्लाउड है उस क्लाउड को वाइट कलर का देख पाते हैं, क्योंकि उस वक्त उस पर्टिकुलर वाइट कलर में सारे कलर्स मौजूद हैं और सभी का जो स्कैटरिंग होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल का साइज़ उस सभी कलर्स की वेवलेंस के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी और सारा की सारा लाइट अमाउंट जो है वो हम तक पहुँचेगा और हमें क्लाउड जो है वो वाइट कलर का नज़र आने लगेगा।
सो ये बेसिकली लेक्चर था, काफ़ी सिंपल लेक्चर जिसने काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। सो आई होप आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।